चलो, हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमारी यात्रा कितनी हो गई थी? यात्रा राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, और खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी, BSTC का बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना? तो हमेशा अपना लक्ष्य रहना चाहिए। तो हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान वित्तीय शक्ति। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। एक बार मैं वापस 5 मिनट के अंदर तीनों का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने, अब ध्यान से सुनो 5 मिनट के लिए। सबसे पहले राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को CM के रूप में नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति CM के कहने पे राज्यपाल करता है, उनको अलग अलग विभागों का हेड बनाता है। राज्यपाल CM से शासन से और प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है कि इस मंत्री ने कौन सा निर्णय लिया है, और जितने भी आयोग होते हैं बड़े बड़े, उनके अध्यक्ष के, उनके सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है अगर वो योग्य है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बना सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर तो उसको क्या बनना पड़ेगा? MLA बनना पड़ेगा, विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। जैसे ममता बनर्जी है, अपने क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनाव हार गई थी, तो मंत्री फिर भी CM बन जाती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर वापस चुनाव उपचुनाव के माध्यम से चुनाव जीत जाती है, क्या बन जाती है? MLA बन जाती है, और वापस वो CM बन जाती है। तो हमने सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली। उसके बाद विधायिका, विधानसभा से संबंधित कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, अवसान कर सकता है, स्थगित कर सकता है, और विधानसभा को हमेशा के लिए भंग कर सकता है, मतलब उसको वापस अब चुनाव करवाने पड़ेंगे। वह विधानसभा के अंदर अभिभाषण, यानी कि जो मंत्रिपरिषद ने जो लिखा है अभिभाषण, उसको वो पढ़ सकता है, अभिभाषण देने का अधिकार है। अगर कोई बिल राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उसके ऊपर वो 4 बातें रखता है, या तो उसके ऊपर स्वीकृति दे देता है तो कानून बन जाता है, या उसको राष्ट्रपति के लिए रुक सकता है, या उस पर वीटो लगा सकता है, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वह जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं या जो भी बजट है उसको विधानसभा के पटल पर रखवाता है। और हमने कौन सी बातें पढ़ी थी? इतनी पढ़ी थी। और अब उसकी वित्तीय शक्तियाँ, उसकी कौन कौन सी हमने वित्तीय शक्तियाँ पढ़ी थी? और सॉरी, एक हमें पढ़ा था अध्यादेश। अध्यादेश कितना होता है? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब वो कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? अस्थायी कानून लागू कर सकता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। अधिकतम अवधि इसकी कितनी होती है? 6 माह और 6 सप्ताह। जैसे ही सत्र ओपन होता है उसके बाद उसकी अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह ही होती है। अगर विधानसभा स्वीकृत कर लेती है तो अध्यादेश क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ये उसके बाद हमने उसकी वित्तीय शक्तियाँ पढ़ी थी, यानी कि वो हर 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल 280 राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और राज्य वित्त आयोग कहता है कि पंचायती राज को सरकार इतने पैसे देगी और नगर पालिका को इतने पैसे देगी। उसके बाद हमने देखा कि जो बजट है, बजट को कौन प्रस्तुत करवाता है? राज्यपाल ही प्रस्तुत करवाता है। तो इसके साथ हमने पढ़ा था कि जो धन विधेयक और वित्त विधेयक होते हैं उसकी पूर्व अनुमति राज्यपाल से लेना बहुत ही जरूरी होती है। और धन विधेयक और वित्त विधेयक में, धन विधेयक में विधानसभा मतलब विधान परिषद ज़्यादा क्या होती है? शक्तिशाली होती है, और वित्त विधेयक में दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। लेकिन राजस्थान में केवल और केवल क्या है? विधानसभा ही, इसलिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं। इतना हमने क्या पढ़ लिया था? उसका हमने 5 मिनट के अंदर क्या कर दिया? रिवीजन। यानी कि हमने पिछले 1 घंटे में जो पढ़ा है वो हम कितने मिनट में कर सकते हैं रिवाइज? 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। समझ गए? इसे बोलते हैं हकीकत में जब आप ऐसे ही रिवाइज करते हो तब तो हकीकत में आपकी पढ़ाई है। वरना कहते हैं ना कि सर जिंदगी केवल एक बार ही मिलती है, जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसलिए इसे किसी जानू मानू बेबी सोना अदरक लहसुन धनिया पुदीना नमक आदि के पीछे बर्बाद न कर। ठीक है ना? बाकी पढ़ाई बहुत आसान है, बस रिवीजन मांगती है, पढ़ाई रिवीजन मांगती है। चलो अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। राज्यपाल व न्यायिक शक्ति। वैसे राजस्थान में हकीकत में न्यायिक शक्ति किसके पास है? मुख्य न्यायाधीश नहीं, आप हाई कोर्ट बोल सकते, न्यायालय के पास है। मुख्य न्यायाधीश केवल उसके पास थोड़ी है, न्यायालय के पास है, अधीनस्थ न्यायालय है उनके पास भी, ग्राम न्यायालय के पास भी तो न्यायिक शक्ति है ना। गांव के अंदर विवादों को वो निपटान कर सकती है, उनका सुलझाव कर सकती है।
तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति कौन सी है? वैसे तो न्याय करने का काम न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका स्टेट लेवल पर भी होती है, जिले लेवल पर भी होती है, गांव के लेवल पर भी होती है, ग्राम न्यायालय भी होते हैं। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में देखो कौन कौन सी 2-3 बातें देखो। वह दोषी व्यक्ति, एक होता है दोषी, एक होता है आरोपी। अभी जैसे अरविंद जी केजरीवाल है, वो आरोपी है या दोषी है? आरोपी का मतलब है उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं हुआ कि हकीकत में ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन जैसे ही आरोप लगता है और वो सिद्ध हो जाता है प्रूफ के माध्यम से, तो वो क्या हो जाता है? दोषी है। यहाँ पर दोषी है, न कि आरोपी है। वो दोषी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। दोषी व्यक्ति की सजा को माफ, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं। मृत्यु दंड को मैं वो भी बता दूंगा। वह दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है जिला अदालतें, जिला न्यायालय, जिला अध्यक्षों की क्या करता है? उनकी भी नियुक्ति करता है। और देख लेते हैं कौन कौन सी उसकी कोई शक्ति है न्यायपालिका में। दो ही शक्ति है, क्षमादान और ठीक है, ये दो ही बातें। देखो अब राज्यपाल की न्यायपालिका से संबंधित कौन सी शक्ति है? पहली शक्ति है वह दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं आपने कोई गलती की, आपके ऊपर आरोप सिद्ध भी हो गया। एक होता है आरोप और एक होता है दोष। एक व्यक्ति होता है वो आरोपी होता है और एक व्यक्ति होता है वो दोषी होता है। किसी व्यक्ति ने ऐसे ही उसके ऊपर आरोप लगा लिया कि मुझे शक है कि इसने ऐसा काम किया है, लेकिन पता नहीं कि 100% उसने ऐसा किया है। तो जब तक पता नहीं चलता है तब तक वो क्या है? आरोपी है। लेकिन पता चल जाता है कि हकीकत में उसने ऐसा काम किया है, उससे हम क्या कहते हैं? दोषी कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दोषी है और मान लेते उसको लगता है कि नहीं मैं हकीकत में मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता है? राज्यपाल को एक लेटर क्षमादान के नाम पर, पार्डन के नाम पर, अपोलॉजी के नाम पर कि मैं हकीकत में अपने काम का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। तो राज्यपाल अगर चाहे तो दोषी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। अगर किसी मान लेते किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, मान लेते किसी गाँव में बम फोड़ दिया, उसका निर्णय मान लेते जो न्यायालय में जाएगा, जिला अदालतों में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा। वह हाई कोर्ट ने कह दिया उसको कि इसको क्या है? दोषी करके उसको सजा दे दी कि आपको 20 साल की सजा है। तो चाहे तो राज्यपाल उसकी सजा को या तो कम कर सकता है या माफ कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं तुमको तो सीधा क्या मिलेगी? फांसी मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, तो मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। फिर इसको क्या लगता है? अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो राज्यपाल से ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर राष्ट्रपति को कह सकता है कि मेरे को मृत्यु दंड मिला है, आप मेरे को क्या कर दो? माफ कर दो। आपने शायद सुना होगा संसद पर अटैक हुआ था, शायद 2008 या 2009 में संसद पर अटैक हुआ था। उस समय संसद के अंदर राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? शायद प्रणब मुखर्जी ये इसके आसपास थे। तो 2008 या 2009 के अंदर जब संसद में अटैक हुआ था, तो कहते हैं कि संसद के ऊपर जो बम गिरा था, इधर आप ध्यान दो गर्ल्स, क्या हुआ? इधर ध्यान दो, फिर आप बातें आराम से कर लेना। तो 2008 या 2009 के अंदर जो बम संसद के ऊपर गिरा था, और जब उसकी पूरी सीबीआई ने तहकीकात की, जांच की, तो पता चला कि वो जो बम बनाया था, वो बम किसने बनाया था? एक जो रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर था ना, उसने क्या बनाया था? बम बनाया था। इसका मतलब गलती तो प्रोफेसर की हुई, लेकिन कहते हैं कि उस समय प्रणब मुखर्जी क्या है? स्पीच दे रहे थे, और जैसे ही बम गिरा तो प्रणब मुखर्जी की रूह कांप गई। लेकिन बाद में फिर उस प्रोफेसर को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। अब उसको पता है कि मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो प्रणब मुखर्जी को क्या कहता है कि आप मेरे को क्या कर दो? माफ कर दो। प्रणब मुखर्जी ने कहा, तो तूने तो मुझे भी ला करके रख दिया, तेरे को माफ करूंगा क्या? फिर हाथों हाथ उसको क्या दे दी थी? फांसी की सजा दे दी। प्रणब मुखर्जी ने कहा अगर मैं नहीं होता तो शायद माफ कर देता, तूने तो मुझे भी ला करके अंदर से रख दिया, इसलिए मैं तेरे को माफ नहीं करूँ। तो सीधी की सीधी उसको क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी।
तो राज्यपाल नहीं कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। एक इसके पास और शक्ति नहीं होती। वैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति लगभग बराबर है, लेकिन दो मामलों में राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा है। एक तो मृत्युदंड के मामले में मृत्युदंड केवल और केवल राष्ट्रपति। एक जो सैनिक न्यायालय होते हैं, प्लस एक दूसरी बात यहाँ पे लिख लेता हूँ, सैनिक न्यायालय। अगर कोई निर्णय सैनिक न्यायालय ने दिया है, ये अलग जो फौज में होते हैं, बीएसएफ में होते हैं, उनके लिए सैनिक न्यायालय होते हैं, उनके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होते। अगर कोई निर्णय सैनिक न्यायालय ने दिया है तो राज्यपाल उस न्यायालय को बदल नहीं सकता। कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति कहते हैं ना जल थल वायुसेना का क्या होता है? प्रमुख होता है। इसलिए सैनिक न्यायालय के मामले में और मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति के पास क्या होती है? ज्यादा शक्ति होती है, बाकी वो दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि सैनिक न्यायालय के निर्णय को नहीं बदल सकता है, मृत्युदंड को कम या माफ नहीं कर सकता। और जो जिला न्यायालय के जो अध्यक्ष होते हैं, जो जिला अदालतें होती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये इसकी कैसी शक्तियाँ हो गई? न्यायिक शक्तियाँ हो गई। तो ये ध्यान रखोगे, किसी को माफ कर सकता है अगर कोई दोषी व्यक्ति है। दूसरा, तो जिला जो न्यायालय होते हैं, जो सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय, दो जिलों में न्यायालय होते हैं। एक न्यायालय होता है जो दीवानी मामले सुनता है, एक न्यायालय होता है वो फौजदारी। आप समझते हो? जिसको पूछो वही बताना। एक में रुको, एक दीवानी, पहले गर्ल्स में कोई बताओ, गर्ल्स में से किसी को पता है दीवानी क्या होती है, फौजदारी क्या होता है? किसी को? तुक्का ही ठोको। हाँ बॉयज। दीवानी का मतलब जैसे कोई उत्तराधिकार की संपत्ति के बंटवारे के लिए ये मामला है। दीवानी फौजदारी में हत्या, मारपीट। बिल्कुल, दीवानी का मतलब है अगर पैसे का बंटवारा करना है, संपत्ति का बंटवारा करना है, शादी है, ब्याह है, तलाक है, विवाह है, ये सारे के सारे मामले कैसे होते हैं? दीवानी। यहाँ पर फौज का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े। अगर लड़ाई झगड़ों का, अगर विवादों का निपटारा करना है तो कहाँ जाओ? फौजदारी न्यायालय। तो यहाँ अगर पैसे, संपत्ति, तलाक, विवाह इस प्रकार का कोई मामला है तो दीवानी मामला। अगर फौज का मतलब क्या होता है? लड़ाई। अगर लड़ाई झगड़े, मारकाट के मामले तो कहाँ जाओ? फौजदारी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ गई? तो ये कौन सी? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अब कौन सी बची? राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। मतलब जहां पर राज्यपाल खुद निर्णय ले सकता है, उसको मंत्री परिषद की आवश्यकता। लगभग 90% सारे काम वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। सारे के सारे काम वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। लेकिन 5% काम है उसको भी कहीं ना कहीं क्या दे दी गई? स्वतंत्रता दे दी गई है। मतलब राज्यपाल के पद के बारे में ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल का जो पद है एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। यानी कि उसके पास सोने का पिंजरा तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ कर नहीं सकती, अपनी हुकूमत वो चला नहीं सकती है। क्या? हाँ, ये शायद मेरे साथ सरोजिनी नायडू ने शायद उन्होंने कहा था, जहाँ तक मैं, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने कहा। अब हम कौन सी? स्वविवेकी शक्तियां। तो संविधान ने उसको कुछ स्वविवेकी शक्ति भी दी, जहां पर वो जो निर्णय खुद ले सकता है। इसका मतलब यहां पर कोई भी उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कुछ शक्तियां होती है स्वयं की होती। कौन कौन सी? देखो, पहली, बहुमत न होने पर, बहुमत किसी भी दल के मुखिया को, किसी भी दल के मुखिया को सीएम नियुक्त करना, सीएम नियुक्त करना। दूसरा, राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजना, यानी कि आरक्षित रखना उसके लिए। और तीसरा क्या? एक दो काम और देख लेते हैं, दो से तो क्या ही चलेगा। राष्ट्रपति शासन, ठीक है।
राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, राष्ट्रपति शासन की प्रेसिडेंशियल रूल, अनुशंसा। और सीएम से शासन प्रशासन की जानकारी मांगना, प्रशासन और प्रशासन। आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये इसकी लास्ट शक्ति है। उसके बाद हम राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ेंगे कि उसको नियुक्त कौन करता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, ऐसे एक दो राज्यपाल के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये इसकी अंतिम शक्ति है। उसके बाद हो सकता है मैं आपको खड़े करके पूछूं पांचों शक्तियां बताओ। तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां, मतलब यहाँ पर राज्यपाल के पास पूरा पावर होता है कि कौन कौन से कामों पे वे एकदम खुल करके निर्णय ले सकता है। हाई कोर्ट में उसकी इस बात को हम चैलेंज नहीं कर सकते कि क्योंकि स्वविवेकी शक्ति किसने दिए, संविधान ने उसको दिए। कौन से, कि बहुमत न होने पर अगर किसी दल के पास साधारण बहुमत नहीं है तो क्या कर सकता है, किसी भी दल के मुखिया को क्या कर सकता है, सीएम नियुक्त कर सकता है। फिर उसको कहता है कि अच्छा तेरे पास अभी बहुमत नहीं है, कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए तू सीएम बन जा, और तुझे लगता है कि नहीं 10 दिन के बाद मेरे पास 101 सीटें यानी साधारण बहुमत हो जाएगा, तो आप क्या बन सकते हो, सीएम बन सकते हो। तो फिर उसको ये निश्चित समय देता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। 1 महीने के अंदर मुझे साधारण बहुमत आप घोषित कर देना कि जब किसी के पास साधारण बहुमत न हो तो किसी भी दल का जो मुखिया होता है उसको सीएम नियुक्त कर सकता है। ये इसकी खुद की शक्ति है, अभी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। दूसरा, राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजना। वो राष्ट्रपति के पास विधेयक को कब भेजता है, बता, नाम क्या, भूमि ज्योति। चलो ये बता, राष्ट्रपति किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज सकता है, कब भेज सकता है, किसी को पता है कब वो भेजता है? जब उसको लगता है उसके पास जो बिल आया है वो गलत बिल आया है, मतलब उस विषय पर कानून केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार कैसे बना रही है, या उसको लगता है कि नहीं ये मेरी शक्ति को कम कर रहा है, राज्य में जो हाई कोर्ट है जो कि सेंटर के अंडर में उसकी शक्तियों को कम कर रहा है, या कोई विषय जो राष्ट्र के पूरे विषय, राष्ट्र के महत्व का विषय, वो तो राष्ट्र केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार कानून कैसे बना रही है, ये तो राष्ट्र का विषय है, केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। जब उसको लगता है कि नहीं ये राज्य सरकार का काम है ही नहीं, फिर भी राज्य सरकार इस काम को कर रही है, इसलिए वो बिल को किसके पास भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये मुख्यमंत्री को पूछ कर नहीं भेजता है, वो अपनी इच्छा पर भेजता है। तीसरा, राष्ट्रपति शासन की ओर क्या कर सकता है, अनुशंसा। राज्यपाल को लगता है कि नहीं इनका बहुमत अब है ही नहीं, कुछ मंत्री इनके टूट गए, इसलिए वो राष्ट्रपति को क्या कह सकता है, आप क्या लगा लो यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन लगा लो। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है तो मेरे को बताओ क्या भंग होती है, मंत्री परिषद भंग होती है, विधानसभा भंग होती है? विधानसभा नहीं, मंत्री परिषद हाथों हाथ भंग हो जाती है, क्योंकि सरकार चलाती कौन है, विधान मंत्री परिषद चलाती है, इसलिए हाथों हाथ कौन भंग हो जाती है, मंत्री परिषद। और जैसे ही मुख्यमंत्री अगर मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री जैसे ही त्याग पत्र देता है तो ऑटोमेटिक सारी मंत्री परिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो क्या हो गई, पूरी की पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। समझ गए? तो राष्ट्रपति शासन की वो कभी भी क्या कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं अब इनके पास बहुमत नहीं है, कुछ जो इनके पास गठबंधन थे वो छोड़ करके चले गए, तो राष्ट्रपति को कह सकता है क्या लगाओ, राष्ट्रपति शासन। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है सबसे पहले क्या हो जाती है, मंत्री परिषद भंग हो जाती है, विधानसभा भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फिर उस विधानसभा के माध्यम से सारे के सारे काम कौन करती है, देश की संसद करती है। कौन करती है, देश की संसद करती है। समझ गए? तो मंत्री परिषद भंग होती है, विधानसभा भंग नहीं होती है। मंत्री परिषद का भंग होना मतलब मुख्यमंत्री ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दिया है। किसको दिया है, राज्यपाल को। और सीएम से शासन और प्रशासन की जानकारी भी वो मांग सकता है। हालांकि उसकी विधायी शक्ति तो है, लेकिन साथ में इसकी क्या है, स्व विवेकी शक्ति भी है। तो वो कहता है कि अच्छा मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो मेरे को बताओ कौन सा मंत्री ने कौन सा निर्णय लिया है। उसको ये भी कह सकता है कि अगर किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया है तो उस निर्णय को पूरे के पूरे मंत्री परिषद के सामने रखे, वो भी ये कह सकता है। मान लेते जैसे कोई एक निर्णय लिया, क्योंकि एक निर्णय से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सड़क व परिवहन मंत्री, मान लेते सड़क व परिवहन मंत्री ने एक निर्णय लिया
कि हमें ओशिया से लेकर के जोधपुर तक बहुत ही अच्छी 6 लाइन बनानी है। क्या बनानी है? 6 लाइन। अब ये तो निर्णय किसने ले लिया है? ये सड़क और जो परिवहन मंत्री है उसने तो ले लिया, लेकिन इस डिपार्टमेंट के साथ, इस एक निर्णय के साथ बहुत सारे दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। क्यों? जैसे अगर मान लेते 6 लाइन बनानी है तो आसपास पहले तो मैं सड़क को पूरा एकदम जमीन को देखना पड़ेगा, इसका मतलब आसपास के पेड़ पौधे भी काटने पड़ेंगे। इसका मतलब जो पर्यावरण विभाग है वो भी क्या होगा? उसकी भी डिसीजन लेना जरूरी है। और सड़क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? वित्त विभाग के पास भी जाना पड़ेगा। मतलब एक निर्णय के लिए बहुत सारे मंत्रियों की या बहुत सारे विभागों की अनुमति क्या होती है? तो बहुत सारे तो एक निर्णय होते हैं ना, वो हमेशा एक मंत्री कोई निर्णय लेता है तो उसको पूरी मंत्री परिषद के सामने रखना होता है, क्योंकि एक निर्णय सभी मंत्री को क्या करता है? प्रभावित करता है। समझ गए? एक निर्णय तो वो ये भी कह सकता है, शासन व प्रशासन की जानकारी मांग सकता है। और अगर कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो कह सकता है कि पूरी मंत्री परिषद के सामने इस निर्णय को रखो, क्योंकि एक निर्णय सभी को प्रभावित करना। समझ गए? फिर हो सकता है उसको उसके लिए डम्बर भी चाहिए, तो वो कोई ना कोई खनन विभाग होगा, उसकी भी अनुमति जरूरी है। तो ये भी आप लिख लेना है। 5वां, कल नोट्स में देखूंगा कौन कौन नोट्स बना रहे, तो ये प्लीज सारे नोट्स कम से कम 2 दिन के बना देना, ठीक है? और अगर किसी के पास कह रहे सर हमारे पास नेट नहीं है, तो यहाँ से मैं वाईफाई दे दूंगा, आप हॉटस्पॉट ले लेना। अब यहाँ फोन नहीं है, मंत्री के निर्णय को, अच्छा फोन दिलाऊं, मंत्री परिषद के समक्ष रखने को कह सकता है, ठीक है? अगर कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो कहता है कि मंत्री परिषद के सामने रखो। तो ये उसकी कौन सी शक्ति है? खुद की शक्ति है। इसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। बहुमत न होता है तो किसी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकता है, किसी को भी। राष्ट्रपति के पास विधेयक को कभी भी भेज सकता है, उसके पास खुद की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन, उसको लगता है कि बहुमत नहीं है तो उसके लिए वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। सीएम से शासन और प्रशासन की जानकारी मांग सकता है। और अगर कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो कहता है कि मंत्री परिषद के सामने इसको रखो। तो ये भी बात ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगता है, मंत्री परिषद हाथों हाथ भंग होती है, विधानसभा भंग नहीं होती है। फिर वो सारा का सारा शासन किसके पास चला जाता है? देश की संसद के पास चला जाता है। समझ गए? अब थोड़ी सी हम नॉर्मली फैक्चुअल बातें करते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें भी हम कर लेते हैं। ये तो बातें समझने की थी। आवाज़ नहीं। अब थोड़ी सी हम फैक्चुअल बातें कर लेते हैं मोबाइल पे। टाइम नहीं बताता इसमें। अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। अब थोड़ी सी राज्यपाल के बारे में, थोड़े से फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आवाज नहीं, देखो ध्यान से सुनो, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा आपको। वैसे जो राज्यपाल है, वैसे पहले कोई राज्यपाल नाम का पद था ही नहीं। पीछे क्या चल रहा है? मेरे को भी सुनाओ कुछ, मैं भी सुनूं। ऐसे कोई अगर ज्ञान की बात है जिसे मुझे लगता है कि मेरे ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाए, मुझे मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाए, तो मुझे भी बताओ। ऐसी कोई बात है निर्वाण की बात? मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है? तो ध्यान से इधर सुनो, 20 मिनट बस। अब राज्यपाल, वैसे राज्यपाल राजस्थान में शुरुआत में या भारत में कहीं भी शुरुआत में राज्यपाल नहीं था। राज्यपाल से पहले इसको बोलते थे राज प्रमुख। तो उनको लगा कि यार राज प्रमुख अच्छा शब्द नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव शब्द है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पंथ निरपेक्ष, एक शब्द सुना होगा धर्म निरपेक्ष। मुझे बता सकते हैं वर्तमान में हमारे संविधान में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? कौन सा शब्द है? ये तो आपको इतना पता होना चाहिए। जो मानते हैं कि सर नहीं धर्म निरपेक्ष है, वो हाथ खड़े करो। धर्म निरपेक्ष वाले, मेरे चेहरे देख रहे हैं तो हाँ ठीक है। जो मानते हैं सर वर्तमान में पंथ निरपेक्ष है, वो हाथ खड़े करो। कोई नहीं मान रहा? आपका क्या विचार है? कुछ भी नहीं मानती? आप संविधान को नहीं मानते?
हाथ तो सही होता है खड़ा एकदम हाथ। ए वर्तमान में सही शब्द कौन सा है? तो क्यों सरकार को ऐसा क्यों लगा कि पंथ निरपेक्ष करना चाहिए, धर्म निरपेक्ष गलत है? ए आवाज नहीं। देखो धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? वैसे यहाँ पर धर्म का मतलब होता है अपने जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का क्या करना है। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा शिक्षक क्या है? धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा क्या धर्म है? शिक्षक धर्म है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या है? विद्यार्थी धर्म यानी विद्यार्थी कर्तव्य। एक पिता होने के नाते हर व्यक्ति का पितृ धर्म होता है, माता होने के नाते मातृ धर्म होता है। तो यहाँ पर धर्म का मतलब होता है आपके जो ड्यूटीज है, आपके जो काम फिक्स किए गए उन कार्यों को पूरा करना। तो यहाँ पर संविधान में लिखा हुआ धर्म निरपेक्ष। सरकार जो है वो क्या होगी? धर्म निरपेक्ष। मतलब निरपेक्ष का मतलब होता है न्यूट्रल, कुछ भी नहीं करना। तो यानी कि सरकार अपने कर्तव्य के प्रति कुछ भी नहीं करेगी। तो ये बात सही है गलत है? गलत है ना। यहाँ पर हम धर्म का मतलब क्या समझते हैं? मोस्टली हम धर्म का मतलब समझते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी, ईसाई, इस धर्म को समझते हैं। लेकिन हकीकत में वो धर्म नहीं होता है, वो क्या होता है? पंथ होता है। क्या होता है? पंथ। जैन पंथ, हिंदू पंथ, बौद्ध पंथ, ईसाई पंथ, ये सब क्या है? पंथ है। इसी सरकार को लगा कि नहीं, एक सरकार अपने कर्तव्य से कभी निरपेक्ष नहीं हो सकती, उसको अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना है, ये तो सरकार बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसने कहा नहीं, इस धर्म का अर्थ कर्तव्य से, इसलिए उन्होंने धर्म की जगह पे क्या लिख दिया? पंथ लिख दिया। समझ गए? तो धर्म में और पंथ में क्या अंतर होता है? तो आप जो बोलते हो हमारा हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो हिंदू पंथ है। ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरे भारत के अंदर केवल हिंदू ही हिंदू बसाने हैं और किसी को रखना ही नहीं। उस हिंदू का मतलब वो हिंदू धर्म की बात नहीं करते, वहाँ पर धर्म का मतलब वो कर्तव्य से बात करते हैं। वो ये नहीं कह सकते, सरकार कभी ये नहीं कह सकती हमें हिंदू पंथ की स्थापना करती है। हालांकि इधर सरकार बोलती भी है, सरकार कभी भी पंथ के बारे में कोई भी बात नहीं बोल सकती, लेकिन सरकार फिर भी बोलती है। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ है कि हम बातों को समझते नहीं है। सरकार कभी भी धर्म के बारे में, मतलब पंथ के बारे में अच्छी या बुरी बातें नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब न तो बोलेगी न अच्छी बातें न तो बुरी बातें। लेकिन फिर भी सरकार धर्म के नाम पर क्या मांगती है? वोट मांगती है। अगर कोई पढ़ा लिखा हमें से व्यक्ति हो तो हम कह सकते हैं आप धर्म के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन सरकार को पता है आप लोगों को कुछ पता है नहीं। क्यों? कि आप इतने विद्वान लोग हो। आजकल कहते हैं ना सब लोग क्या हो गए? अंधभक्त हो गए। मतलब लोग राजनीति में इतने घुस गए कि माँ बाप के प्रति अगर हम किसी को गाली दे देते ना, हम सहन कर लेते। अगर हमारी किसी खास पार्टी को हमने गाली दे दी ना, हम उसका सर काट देंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हालांकि मैं वैसे चुनाव की बात नहीं करूँगा, कि मेरा दोस्त है, मतलब मेरे क्लासमेट है। तो ऐसे हमने एक दिन बात की कि हमने अभी MP के वोट थे। उसने बोला अजीत तूने किसको वोट दिया? तो मैंने कहा मैं इस फलाने व्यक्ति को, निर्दलीय को ऐसा कुछ वोट दिया। उसने कहा अच्छा तूने इसको वोट दिया, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू मेरी पार्टी का, मतलब मेरी पार्टी का समर्थक नहीं है, मेरी पार्टी जो मेरे खास है वो तू पार्टी नहीं मानता है। तो इसका मतलब है कि हम पार्टी को लेकर के हमेशा क्या हो जाते हैं, हम किसी को कोई भी गाली देना व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन पार्टी की उसकी जो खास पार्टी होती है उसके प्रति हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमसे क्या हो जाता है ना। तो मतलब पार्टी को लेकर के हमें कभी नाराज नहीं होना चाहिए। मैं वैसे लाई हूँ लेकिन नहीं कहूँगा, लेकिन जितना भ्रष्टाचार राजस्थान में विधानसभा का चुनाव और MP और MLA का जितना चुनाव होता है, उस दिन जितना भ्रष्टाचार होता है उतना भ्रष्टाचार राजस्थान में पूरे 5 साल के अंदर होता है। इसका मतलब राजस्थान में अगर आप कभी भी जाओ अपने गांव के अंदर, MLA और MP का आप में से कभी नहीं वोट दिया इस साल? किसी ने अभी तो नहीं दिया। जिस दिन आप देखोगे गांव के अंदर जाओगे और MLA MP की जब वोट देखोगे ना, इतनी ज़्यादा फर्जीवाड़ा होती है कि उन 2 दिन के अंदर जितना भ्रष्टाचार होता है उतना भ्रष्टाचार पूरे 5 साल के अंदर होता है। तो MLA MP में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। हो सकता है मेरी बात कहीं पहुंच ना जाए, बस मुझे डर है, इसलिए काटना पड़ेगा। इसलिए समझ गए? तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या होता है, ठीक है ना। तो कभी भी हमें खुद की मैच्योरिटी होनी चाहिए, खुद के विचार स्वतंत्र होने चाहिए। आपको लगता है कि ये बात सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में, कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ते हैं। वर्तमान में तो राज प्रमुख शब्द था, उनको सही नहीं लगा। जो संविधान बनाने वाले थे उसके बाद जो संविधान में थे उनको लगा यार राज प्रमुख शब्द ठीक ठाक नहीं लगता है। उन्होंने क्या कर दिया, राज्यपाल। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान। कौन सा संशोधन? 7वां संविधान संशोधन।
कब हुआ था? 7वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य प्रमुख था उसका पद नाम हमने क्या कर दिया? राज्यपाल कर दिया। और अच्छा मेरे को ये बताइए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? और गुरुमुख निहाल सिंह। और सबसे ज्यादा कार्यकाल भी किसका रहा है? गुरुमुख निहाल सिंह का ही रहा, लगभग 6 साल का कार्यकाल रहा है। बाकी लगभग 5 साल है, उससे पहले ही हट जाते हैं। ठीक है ना? क्या हाँ, कार्यकाल 2-3 ऐसे मैं फैक्चुअल बातें बता दूंगा। ठीक है ना? सारी यही बातें। एक बात ये और बात हम थोड़ी राज्यपाल के बारे में देख लेते। तो राजस्थान की ऐसी महिला जो क्या रही है? राज्यपाल रही है। वो कौन थे? प्रतिभा पाटिल। लेकिन उन्होंने पद पे रहते इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसके पास राष्ट्रपति का अनुमोदन आ गया। वो राष्ट्रपति बन गई। तो राष्ट्रपति जैसे ही बन गई तो राज्यपाल से उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो प्रतिभा पाटिल ऐसी राजस्थान की राज्यपाल महिला है जो क्या बनी है? राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति भी बनी है। तो नॉर्मली हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता के बाद उसका कार्यकाल कितना होता है, फिर उसको शपथ कौन दिलाता है, अगर किसी ने इसको शपथ दिलाई है तो त्याग पत्र उसको किसको देता है, और एक और लिख लो उसकी नियुक्ति कौन करता है। ये नॉर्मली फैक्चुअल जो आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी। अब ध्यान से दो। वैसे राज्यपाल के लिए 2 ही बातें हैं, बाकी आप अलग अलग बातें पढ़ते हो। वो उसके लिए शर्तें है न कि योग्यता है। कहते हैं ना वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, हाफ माइंड नहीं होना चाहिए, गेला नहीं होना चाहिए। वो उसकी क्या है? शर्तें है। वो बैंक यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, वो उसकी शर्तें है। वो उसकी योग्यता में नहीं आती। योग्यता अलग होती है, शर्तें अलग होती है। तो योग्यता में 2 ही बातें, एक तो 35 साल का होना चाहिए, 35 वर्ष प्लस भारतीय। वैसे एक और इसकी योग्यता है कि अगर कोई राज्यपाल बनता है तो उस राज्य का भी नहीं निवासी होना चाहिए, प्लस उस राज्य का नहीं, उस राज्य का। अगर उस राज्य का होगा ना तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा, दूसरे राज्य का होगा ना तो कम इंटरफेयर करता है। तो योग्यता 35 वर्ष होनी चाहिए एज आपकी। अभी आप सोचना मत आप उस आधी एज के भी नहीं हो। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे राज्य का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। और कार्यकाल कितना होता है? अब कार्यकाल के बारे में सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का। लेकिन वो राष्ट्रपति उसको समय से पहले भी हटा सकता है, राष्ट्रपति उसको समय से पहले भी हटा सकता है। इसका मतलब इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है? पद अपना धारण करता है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्य 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। सामान्य 5 वर्ष प्लस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के क्या लिखा हुआ है? किसने? राज्यपाल का बढ़ा भी सकते हैं। बाकी वैसे 5 साल ही होता है, 5 साल के बाद ऑटोमेटिक हटा देते हैं। ठीक है ना? बाकी केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा सामान्यतः 5 वर्ष का, इसका मतलब 5 से कम भी हो सकता है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना। जैसे लोकसभा का कार्यकाल हमेशा 5 साल से ज्यादा ही होता है। अभी तक मोदी जी क्या है? भारत के एज ए प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि उनका 5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नया चुनाव के रिजल्ट नहीं आया, तब तक क्या है? वही प्रधानमंत्री है। तो 5 साल से तो ज्यादा ही काम करे। तो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसका मतलब 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति उनको कभी भी हटा सकता है, क्योंकि वोटों से बन करके नहीं आए हैं, इसलिए वो कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है? अगर आप एग्जाम दे करके आते हैं तो आप फिक्स होते हैं, लेकिन जब आप किसी के ऐसे ही बन जाते हो तो क्या होता है? प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक राज्यपाल अपने पद पर। अब शपथ व्यक्ति हमेशा कौन दिलाता है? जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होता है ना, बहुत बड़ा पंच होता है, वही व्यक्ति शपथ दिलाता है। तो यहाँ पर सबसे ईमानदार व्यक्ति राजस्थान में कौन हो सकता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि न्यायाधीश से ज्यादा कोई इतना अच्छा आदमी नहीं होता। तो शपथ राज्य का सबसे बड़े व्यक्ति को, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है उसको अगर शपथ दिलानी है तो शपथ कम से कम एक भले आदमी से दिलाओ। राज्य में सबसे भला आदमी, सबसे जो अच्छा आदमी वो कौन हो सकता है? मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। तो शपथ इसको कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और
त्याग पत्र, जो इसको नियुक्त करता है, जो अपॉइंट करता है, वो इसको क्या करता है, उसी को वो त्याग पत्र देगा। मेरे को जो नियुक्त यहाँ पर करेगा, मैं उसी को बोलूंगा सर मैं त्याग पत्र दे करके जा रहा हूँ। तो ये त्याग पत्र को किसको देता है, इसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति इसको भेजता है। तो राष्ट्रपति क्या देता है, ये त्याग पत्र अपना देता है। तो राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देता है, इसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो ये राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी ये भी बातें थी। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, कौन कौन से राज्यपाल जिन्होंने पद पे, हालांकि इतना फैक्चुअल भी नहीं पूछते, 3 से 4 क्वेश्चन ही आते, 4 टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आते, तो इतना आपको ज़्यादा नहीं है। फिर भी आपको लगता है नहीं सर हमें फैक्चुअल बहुत पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं और लिखवा देता हूँ। बाकी इतना कभी आज तक पूछा नहीं है, फिर भी 1-2 में बातें लिखवा देता हूँ। तो ये बातें आप समझ गए। राज्यपाल की योग्यता, सबसे पहले हमने पढ़ा कि राज्यपाल का पद पहले राज्य प्रमुख था, अंतिम सवाई मान सिंह थे। 7वां संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद राज्यपाल कर दिया गया। उसकी योग्यता में 3 बातें होनी चाहिए, एक तो 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उस राज्य का वो नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब है, मैंने लिखा कि राज्यपाल का कार्यकाल अनिवार्य 5 वर्ष का होता है। सही बात है, गलत बात है, गलत बात है, अनिवार्य नहीं, सामान्यतः 5। इसका मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, पद पर बना रहता है। अपनी शपथ इसको कौन दिलाता है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। क्यों, नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो ये हमने मोस्टली ये राज्यपाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें पढ़ी, ठीक है। तो ऐसा करना, कल आप थोड़ी सी लिस्ट, बाकी थोड़ी फैक्चुअल है कि राजस्थान के राज्यपाल सबसे ज़्यादा कार्य पर कौन रहे, सबसे ज़्यादा राज्यपाल कौन बने हैं, पद पे रहते हुए किसकी मृत्यु हुई है, ये थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप तय कर लेना, ठीक है। ये आपको मोबाइल पे, लगभग सभी के घर पे मोबाइल, तो घर पे तो होगा, पर्सनल नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे तो होगा, बाकी मैं आपको PDF शायद हो सकता है भेज दूँ, ठीक है ना। तो फैक्चुअल चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं आई है, तो वो थोड़ा सा आप कर लेना। ये आपका क्या है, होमवर्क है, कर लोगे सब। 10-15 मिनट और पढ़ाते हैं। चलिए 1 या 2 क्वेश्चन करते हैं। आवाज़ नहीं, अब पीछे, अब मैं हो सकता है मैं आप में से खड़े करके पूछूं। मैंने कहा था मैं 1-2 दिन ऐसे अच्छे से एकदम बढ़िया पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा चलो मैंने जो पढ़ाया सारा का सारा बोलो। फिर आपको धारा प्रवाह के साथ क्या बोलनी है, हिंदी में जो मैंने नोट्स लिखा है, जो पढ़ा है, आपको धारा प्रवाह के साथ। कल मैं चेक करूँगा कौन कौन नोट्स बना रहा है, तो कल नोट्स बना करके लाना, ठीक है। अब चलो 1-2 में क्वेश्चन देता हूँ, वो करो। अब देखो ध्यान से, इधर पीछे सबको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ठीक है। गिलास भर के लाना पानी, कोई है पीछे से जा। आवाज नहीं, आवाज नहीं। राज्यपाल के बोर्ड पे नहीं आना चाहिए। हेलो हेलो, राज्यपाल के, अब ध्यान से दो। ये लड़कियां कहाँ चली गई, तुम दो तुम्हारे एक थे। राज्यपाल के संबंध में आवाज नहीं, आवाज नहीं।
ए 1 2 4। आवाज नहीं, आवाज नहीं, पहले पढ़ लो, आराम से देख लो। पढ़ लिया सबने? देख लिया? समझ लिया? जो मानता है कि सर आंसर पहला होगा वो हाथ खड़े करो। अब आपके पास सबको खड़े करने, मैं सब देख रहा हूँ कौन खड़ा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो जिसने नहीं किया सही ढंग से मैं उसको खड़ा करूंगा फिर। चलो, जो मानते हैं सर जी पहला सही है, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। आपके ऑप्शन है ए 1 2 और 4, दूसरा है 1 और 3, तीसरा स है 1 3 और 4, और चौथा है 2 3 और 4। गलत जवाब देने पे आपको क्या मिलेगा? हाँ, 5 लाख। चलो, गलत जवाब देने पे आपको एक अच्छा सा लाफा मिलेगा, ठीक है। अब जो लाफा ढाबा नहीं मिलेगा, जो मानता है कि सर अ सही है वो हाथ खड़े करो। सही तो है? जो मानता है कि सर ब सही है आप, अच्छा नहीं, कुछ लोग हैं बिल्कुल वेरी गुड। हमेशा विचार खुद के होने चाहिए, स्वतंत्र विचार होने चाहिए। चलिए रखिए, तेरा हाथ खड़ा किया था नहीं किया था? ठीक। जो मानते स सही है वो हाथ खड़े करो। स बचे हुए तो स कर लो। मेरी नजर में है कि इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। वो द वाला कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, हमें गलत कथन कौन सा है, गलत बताना है। राज्यपाल को पद की शपथ अधीनस्थ न्यायालय के अध्यक्ष दिलाते, सही है गलत है? इसका हमें तो गलत ही चुनना है ना, इसका मतलब ये तो होगा। कौन दिलाता? इसका मतलब शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, न कि इंडिया। इसका मतलब ये तो गलत है। कौन दिलाता है? राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका पहला तो आएगा, इसमें पहला ये है, ये भी सही है, ये तो मतलब हटा दो। इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, पहला तो आना ही चाहिए, गलत बात नहीं। दूसरा, राज्यपाल का पूर्व पद का नाम राज्य प्रमुख था, बिल्कुल सही है, 1956 में संशोधित हुआ, ठीक है। इसका मतलब तो ये दूसरा तो सही है ना, हमें तो गलत बताना है, ये तो नहीं आएगा, हमें गलत बात बतानी। और कौन सी? रुको, राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगता है तो सारा का सारा उस राज्य का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये बात सही है गलत है? कौन करता है फिर? सारे के सारे। अगर मान लेते राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया है और विधानसभा के लिए कोई कानून बनाना है, तो विधानसभा के लिए कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कभी कानून नहीं बनाती है। देश में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। जैसे ही राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राजस्थान की विधानसभा के लिए सारे के सारे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राष्ट्रपति थोड़ी कानून बनाता है, काम तो कौन करता है? संसद कानून बनाती है। तो न तो सरकार होगा न तो राष्ट्रपति, इसका सही आंसर होगा संसद के पास चली जाती है। इसका दूसरा भी क्या है? तीसरा भी क्या है? दूसरा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा गलत कथन, तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, पहला होना चाहिए। यानी कि तीसरा ये भी कट गया, तीसरा इसमें है नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है भी, ठीक है ना। पहला हो सकता है, तीसरा, चौथा, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति से कम है, गलत है सही है? सही बात है। किन दो मामलों में राज्यपाल की शक्तियां कम है? एक वो सैनिक न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको पलट नहीं सकता है। दूसरा, अगर कोई मृत्युदंड का मामला है तो वो इसको माफ नहीं कर सकता। इसका ये बात सही। इसका मतलब दूसरा और पहला और तीसरा। तो कौन सा पहला और तीसरा? नहीं, अब की बार मुझे लगता है नहीं, अब आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो चुके, आपने लगभग सभी ने यही आंसर दिया था, ठीक है। तो समझ गए इस बात को। चलो एक और दे दूं, एक और देता हूं, फिर हम थोड़ा सा वो बातें करते हैं। वो कहाँ गया प्लस? ये इधर कैसे आ गया?
आवाज नहीं, चलो। सही कथन बताना है। क्या है? सही कथन बताना है। 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 4। अब मैं जिसको पूछूं वही बताएगा। हाँ, जो मानता है कि सर पहला बिल्कुल सही है, अभी मैं सबको लाफा देना बाकी है। जिसने सही बताया था, गलत बताया उसको। जिसने कहा सर एक पहला सही है, वो हाथ खड़े करो। कोई नहीं। दूसरे वाले 1 2 3 4, तो भी क्या हुआ? अब मैंने अभी आपसे पूछा है क्या? मैंने अभी आपसे पूछा कहाँ है? और तीसरा, इसका पहला मतलब सीएम एक में आवाज नहीं। सर जो मानते सर सही है, सवारी ठीक है। और द जो मानता है द सही है, वो हाथ खड़े करो। अब देखो, द वाला कोई हाथ नहीं है, द वाले ठीक है। देखो, सीएम के त्याग पत्र के साथ विधानसभा व या इसमें एक और उत्तर दे देता हूं। कौन सा दूं? द के बाद ये आता है? कोई नहीं। हाँ, इसका मतलब आपकी बार आपने थोड़ा दिमाग ठीक लगाया। सीएम के त्याग पत्र के साथ विधानसभा व मंत्री परिषद दोनों भंग हो जाती है। बात सही है गलत है? इसका मतलब केवल और केवल कौन भंग होती है? मंत्री परिषद ही भंग होती है। इसका मतलब पहला बात सही है गलत है? ये तो आएगी नहीं। एक वाला हटा दो, एक वाला हटा दो, एक वाला। ऐसे आपको बातों को मतलब एनालिसिस करना आना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा तो आना ही चाहिए। अभी इसमें किसमें दूसरा नहीं है? तो ठीक है। तीसरा, सीएम के त्याग पत्र से विधानसभा भंग नहीं होती। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। विधानसभा नहीं, मंत्री परिषद भंग होती है। इसका मतलब दूसरा सही है, तीसरा सही है। और अभी तक राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है?
और कल ये भी आपका होमवर्क है, कौन कौन से राज्यपाल के समय, कौन कौन से मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल लगा था। इसका मतलब ये भी गलत है, 2 3 सही अभी, और यही तो है, सिर्फ 2 3 तो किसी में ही नहीं, इसका मतलब कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। आपका मतलब मैच्योर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो थोड़ा तेज हो रहा है, दिमाग के जो ढक्कन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुल रहे हैं आपके। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद। फिर आपसे कल मिलते हैं, और कल थोड़ा नोट्स तैयार करके लाना।